हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। बीएचईएल आर्टिजन ग्रेड 4 का स्किल टेस्ट के लिए जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट आ चुका है। कट ऑफ भी डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन काफी कुछ चीजें जानने की आवश्यकता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों का भी नाम ट्रेड टेस्ट के लिए आया है, मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड यहाँ पे कुछ चीजों को समझने की आवश्यकता है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यदि हम सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा देखें, अभी आपको लग रहा है कि सर एक सीट पर 5 कैंडिडेट को बुलाया है, लेकिन एक्चुअल में जो रिजल्ट है ना, वो एक सीट पर 5 से ज्यादा कैंडिडेट को बुलाया है। तो हम लोग ये भी समझ रहे होंगे कि कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि आपका फाइनल स्टेज तक जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये ऑफिशियल जो आपका एडवर्टाइजमेंट था उसका पीडीएफ है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में आपको नजर आ रहा है कि जो स्टेज फर्स्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जो कि आपने दिया था। 120 क्वेश्चन थे, 120 मार्क्स में से आपके जो भी स्कोर आया है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो कट ऑफ भी डिक्लेयर किया है वो आउट ऑफ 120 मार्क्स से उन्होंने डिक्लेयर किया है, तो ये अच्छी बात है, यानी कि कोई परसेंटाइल स्कोर वगैरह नहीं है। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, इन्होंने बेसिकली क्लियर किया है कि जो भी कैंडिडेट सीबीटी में बैठेंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में बैठेंगे, वहां से हम 1:5 के रेशो में कैंडिडेट को कॉल करेंगे फॉर अ ट्रेड टेस्ट, यानी कि स्किल टेस्ट आपका होने वाला है। लेकिन नीचे जब आप लोग जाते हो, यहां पर आपको देखने को मिलता है फॉर शॉर्टलिस्टिंग एज पर 1:5 रेशो, जिसमें वो इनिशियली क्या कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने बेसिकली जो मेरिट बनाई है, यानी स्टूडेंट्स को कॉल किया है सेकेंड स्टेज के लिए, वो किस तरीके से किया है। इनिशियली ऑल यूआर कैंडिडेट्स अलोंग विथ रिजर्व्ड कैटेगरी, यानी कि सबसे पहले इन्होंने कोई भी कैटेगरी नहीं लगाई, यानी कि ऑल यूआर कैंडिडेट, साथ साथ में कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट्स हो, उनको क्या किया, उनको 1:5 रेशो में ले लिया। इसको इस तरीके से समझिएगा, मान के चलिए आपकी 10 पोस्ट है टोटल। अब ये 10 पोस्ट अलग अलग कैटेगरी की होंगी। इन 10 पोस्ट के लिए सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स है जो हायर मार्क्स लेके आया है, उस मेरिट में उन्होंने क्या किया, 50 स्टूडेंट्स को छांट लिया अलग, यानी कि क्या, एक सीट पर 5 स्टूडेंट्स को। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, अब चूंकि इसमें कुछ रिजर्व्ड कैंडिडेट भी होंगे और कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो रिजर्व्ड होते हुए भी यूआर की सीट को नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ एज क्राइटेरिया, क्योंकि उन्होंने अलग कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी का बेनिफिट उठा लिया होगा। तो यहां पे पहले इन्होंने ऐसे सिलेक्ट किया, उसके बाद में फिर कैटेगरी वाइज देखा। देखो आगे ये बोल रहे हैं कि उसके बाद में ये क्या करेंगे, ये पहला स्टेज है इनको लेने का। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज बेसिकली ले रहे हैं वो कैटेगरी वाइज ले। आफ्टर दिस कैंडिडेट बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, एससी एसटी कैटेगरी एज पर अवेलेबल वैकेंसीज, फिर उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी कि इन्होंने डबल फिल्टरिंग लगाई है सो दैट कि सभी को इक्वल प्रायोरिटी मिले। तो यहां पे जो एक्चुअल स्टूडेंट्स है, मेरा कहने का मतलब ये है, वो 1:5 से भी ज्यादा है, यानी कि एग्जैक्ट 1:5 नहीं है, इसमें 1:5 से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल 10 सीट है, तो 10 सीट में 50 स्टूडेंट्स को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाना था, लेकिन जब आप एक्चुअल कैंडिडेट देखेंगे तो 50 से भी ज्यादा है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपके टोटल जो ट्रेड टेस्ट के लिए कैंडिडेट हैं, वहां पर आप ये मान के चलो कि एक सीट के लिए 6 से 7 स्टूडेंट्स हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि अभी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आती है, यानी कि 7 स्टूडेंट्स भी यदि हैं तो उसमें से 6 स्टूडेंट्स को तो इनडायरेक्टली बाहर होना है, एक स्टूडेंट सिलेक्ट होना है। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि यदि आपका ट्रेड टेस्ट में नेम है तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट इस तरीके से नहीं होना है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, हाँ मैंने अच्छा किया एग्जाम में, मैं ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ हूं, मुझे नेक्स्ट स्टेप को ध्यान में रखते हुए उसकी प्रिपरेशन फुल एफर्ट के साथ में करनी है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ढिंडोरा पीट देना है मेरा जॉब लग गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। इस रियलिटी को सबसे पहले समझिएगा। राइट, अब थोड़ा सा देखो, कुछ चीजों को समझ लो जिससे कि सारी चीजें आपकी बेहतर तरीके से बेसिकली क्लियर हो। अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा कुछ चीजों को समझ लेते हैं जिससे कि चीजें आपकी बेहतर तरीके से क्लियर हो। अब देखो, आपके पास में कॉल लेटर आया होगा। कॉल लेटर में आपको क्या है ना, सिंपल इस तरीके से आपका कॉल लेटर होगा। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, अभी कट ऑफ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जिनका सिलेक्शन हुआ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से आपको कॉल लेटर मिल गया होगा। यहाँ पे आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाता है, अभ्यर्थी का नेम यहाँ पर मिल जाएगा। जो सेकंड पेज है वहां पर उसके सब्जेक्ट में इन्होंने क्लियर किया है, कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ आर्टिजन ग्रेड 4। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एंड यहां पर इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को अटैच किया है,
उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर जाना है, तो उसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले देखिए यहां क्लियर किया कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में आर्टिजन ग्रेड 4 के पद के लिए आपके आवेदन तथा 12 जनवरी 2026 को आयोजित ऑनलाइन टेस्ट में आपके प्रदर्शन के आधार पर आपको नीचे वर्णित स्थान, दिनांक और समय पर कौशल परीक्षा के लिए पहुंचना है। यहां पर आपको सारा डिटेल्स मिल जाता है कि आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा, किस डेट में आपका है, तो इस तरीके से मिल जाएगा। यहां पर आपका बेसिकली एडवर्टाइजमेंट नंबर है, यहां आपको आपका रोल नंबर, आपकी ईमेल आईडी एंड यहां पर डेट एंड टाइम मिल जाएगा। ये हर एक स्टूडेंट्स का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग डेट में ट्रेड टेस्ट को कंडक्ट वो लोग कराएंगे। जैसे कि यहाँ पे इस केस में 11 अप्रैल 2026 को ट्रेड टेस्ट है इनका। और वेन्यू की यदि बात करें, यहाँ पर एचआरडीसी जो बीएचईएल रानीपत यूनिट हरिद्वार उत्तराखंड में इनको बुलाया है। तो आपके केस में कुछ और लोकेशन हो सकती है, वेन्यू हो सकता है, अलग यूनिट हो सकती है, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो एक चीज थोड़ा सा समझो कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे पहले यहां पर इन्होंने क्लियर किया है कि आपको परामर्श दिया जाता है कि आप इस बुलावा पत्र और निम्नलिखित प्रमाण पत्र मूल रूप एवं एक प्रतिलिपि साथ में लाएं। यानी कि आपको आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, साथ साथ में उनकी एक जेरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड लेके जानी है। तो ये चीज आपको क्लियर है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ अटेस्टेड दोनों चीजें लेके जानी है। साथ साथ में इन्होंने बोला है कि यदि आप दिव्यांगता आदि का सत्यापन किया जा सके तो उसका जो भी आपकी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। अनुपस्थित होने पर तथा प्रमाण पत्र प्रस्तुत ना करने पर आपकी उम्मीदवारी आगे की चयन प्रक्रिया के लिए मान्य नहीं होगी। यदि आप किसी भी कंडीशन में ट्रेड टेस्ट में उपस्थित नहीं हो पाते हैं या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं कर पाते हैं तो आगे आपको कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा, इस सिलेक्शन प्रोसेस से आपको बाहर कर दिया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ये। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स आखिर कौन कौन से आपके लिए महत्वपूर्ण है जो आपको लेके जाना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट है एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको लेके जाने, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में आपको लेके जाना होगा 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट या मार्कशीट लेके जाने होगी। सेकंड ध्यान रखिएगा, आईटीआई में आपका एनएसी प्रमाण पत्र यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों लेके जानी है। आईटीआई भी आपको लेके जानी है, ध्यान रखिएगा ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन है जो आपने लगाया था। उसके अलावा यदि हम लोग बात करें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यदि आपने एक्सपीरियंस लगाया, क्योंकि आपने एज बेनिफिट लेने के लिए एक्सपीरियंस लगाया होगा। जैसा कि आपको पता है 7 ईयर एज बेनिफिट मिला है, कई सारे स्टूडेंट्स ने कैटेगरी में होते हुए एक्सपीरियंस लगाया होगा सो दैट कि उनको जनरल कैटेगरी में कंसीडर्ड किया जा सके। अब आपकी बारी आती है कि उस एक्सपीरियंस को वैलिड है या नहीं एज अ सर्टिफिकेट प्रूव करना। तो उसमें आपको क्या लेके जाना है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए सत्यापन के समय बीएचईएल करियर वेबसाइट पर कुछ आपके फॉर्मेट दिए हुए हैं, उन फॉर्मेट में एक अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट भी दिया हुआ है। मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। वहां पर सारे फॉर्मेट्स दिए हैं आपके, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट हो, अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट हो, वो सारे फॉर्मेट आपके दिए हुए हैं। तो सबसे पहले वो फॉर्मेट होना चाहिए, या फिर जरूरी नहीं है कि वही हो, या फिर नियोक्ता द्वारा, नियोक्ता इन द सेंस आपके एम्प्लॉयर द्वारा, जहां पर भी आपने एक्सपीरियंस लिया है, जहां पर भी आपने काम किया है, मूल अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि जो आपका ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो लेके आना है। ध्यान रखिएगा जिस पर आप जो सर्टिफिकेट लेकर आओगे उस पर हस्ताक्षर भी होना चाहिए और उसके ऊपर कंपनी का बेसिकली मोहर लगी हो या नियोक्ता द्वारा जारी किया गया मूल ज्वाइनिंग लेटर हो। देखो दोनों चीज हो सकते हैं, या तो आपके पास में अनुभव प्रमाण पत्र हो सकता है, उससे आप अपने एक्सपीरियंस को क्लेम कर सकते हो, या फिर आपका ओरिजिनल ज्वाइनिंग ऑर्डर जो आपकी कंपनी ने आपको दिया हो और साथ साथ में रिलीविंग ऑर्डर कि कब आपने ज्वाइन किया और कब आपने कंपनी को छोड़ा, वो भी आपका मान्य होगा, जिसमें सेवा अवधि बेसिकली स्पष्ट लिखी होना चाहिए कि कितनी सेवा अवधि है। जैसे रिलीविंग लेटर जो मिलता है और हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर भी हो, मोहर भी लगी हो, जब भी वो मान्य होगा।
उसके अलावा देखिए, या फिर आप पीएफ विवरण, जो आपका पीएफ कटता होगा, या ईएसआई विवरण जिसमें दावा की गई सेवा अवधि दिखाई गई हो। मुख्य इंपॉर्टेंट क्या है, चाहे आप पीएफ विवरण दे रहे हो, ईएसआई विवरण दे रहे हो, यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितने समय का है, समय अवधि इस लिखा होना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहां तक तो बात आ गई, मुझे उम्मीद है कि यह चीज आप समझ में आ गई होगी। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण चीजों को समझिएगा। इसके अलावा देखो, जो यहां पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट है, एसटी या फिर ओबीसी कैंडिडेट है, इनका जाति प्रमाण पत्र भी आपको लेके आना होगा यदि आप कैटेगरी क्लेम करना चाहते हैं, या जम्मू कश्मीर का जो अधिवास प्रमाण पत्र है, इतने इतने समय से उस समय के बीच में रहे, उस कंडीशन में ये एक स्पेशल कंडीशन है। या फिर ध्यान दीजिएगा किन के लिए, केंद्र सरकार की सेवा में नियुक्त के लिए निर्धारित प्रमाण पत्र में ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर आपका सर्टिफिकेट है, उसका नवीनतम जाति प्रमाण पत्र लेके आना होगा, सेंट्रलाइज्ड वाला लेके आना होगा, जो कि 1 जनवरी 2025 से पुराना नहीं होना चाहिए। इन केस आपने अभी नहीं बनवाया था, फॉर्म फिल कर दिया, कोई इशू नहीं है, आपका फॉर्मेट अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट पर बीएचईएल की, वहां से डाउनलोड करके आप बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे सवाल आएगा, सर हमने अभी रेलवे का फॉर्म अप्लाई किया था जब हमने ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनवाया था, लेकिन वो हमारा जनवरी 2025 के बाद का है, यानी कि नया है, क्या वो चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बीएचईएल ने जो एग्जैक्ट फॉर्मेट दिया है वही फॉर्मेट में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट हो, नहीं, ओबीसी का जो सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है सेम होता है, चीजें वही लिखी होती हैं, वो आपका चलेगा, बशर्त है कि 1 जनवरी 2025 के बाद का नवीनतम ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। उम्मीद करता हूं ओबीसी कैंडिडेटों को ये चीजें क्लियर होगी। सेकंड चीज, एक और ध्यान रखिएगा, केवल सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा, आपको अंडरटेकिंग भी देना होगा। ये अंडरटेकिंग क्या होता है? इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिसको आपको साइन करके देना होगा कि हाँ भैया मैं दावा करता हूं मैं ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के अंतर्गत आता हूं। इसको सेल्फ डिक्लेयर करना होता है, केवल आपको आपका नेम, पता, पिताजी का नाम भर के आपको साइन करना होता है कि हाँ मैं अंडरटेकिंग ले रहा हूं, मतलब कि मैं ये दावा कर रहा हूं, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। तो इसको आपको भर के ले जाना होगा, दैट इज सिंपल, इसमें कोई भी इशू नहीं है। जो भी दिव्यांग कैंडिडेट है उनको भी अपना सर्टिफिकेट देना होगा। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं और वो यदि जा रहे हैं तो उनको अपने एम्प्लॉयर कंपनी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। तो यहां तक चीजें क्लियर है। उसके अलावा देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, उपयुक्त सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी का एक सेट लेके जाना है जो कि स्वयं सत्यापित हो, सेल्फ अटेस्टेड हो। ओरिजिनल भी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाना है। फोटोग्राफ नया हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था वही फोटोग्राफ की आवश्यकता है। कोई भी फोटोग्राफ नया आप खिंचवा के पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ वहां पे लगेंगे। साथ साथ में बायोडेटा फॉर्म भी इन्होंने दिया हुआ, उस बायोडेटा फॉर्म को कंप्लीटली आपको फिल करके लेके जाना है। ये जो भी फॉर्म है वो बीएचईएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। एंड आप यदि स्पेशल टेक्नो के टेलीग्राम चैनल पर जुड़े नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जुड़ जाइए। मैं इन सभी फॉर्मेट को वहां पे डाल दूंगा सो दैट कि आपको इजीली डाउनलोड करके वहां पे फिल कर सकते हो, या मैं एक फिल किया हुआ फॉर्म भी डाल दूंगा सो दैट कि वो एक डमी फॉर्म रहेगा, तो उसके बिहाफ पर क्या क्या चीजें कहां भरना है वो आपको पता चल जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो लोग यात्रा भत्ता के लिए बेसिकली एप्लीकेबल है वो अपने बेसिकली टीएडीए वाले फॉर्म को भर सकते हैं, तो उनको सेकंड स्लीपर क्लास का जो फेयर है वो बेसिकली मिल जाएगा। बाकी विशेष विचार विमर्श के लिए आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेज की यदि हम लोग बात करें, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है फॉर स्पेशल कंसीडरेशन। स्पेशल कंसीडरेशन में कौन कौन आएंगे, जैसे कि बेस्ट अप्रेंटिसशिप एंड रनर अप अप्रेंटिसशिप वाले आ जाते हैं। इनको क्या देना होगा भाई? सर्टिफिकेट देना होगा जो कि डीजीटी ने उनको प्रोवाइड किया था, जो ऑल इंडिया अप्रेंटिसशिप कंपटीशन उन्होंने दिया था। जब यदि वो ओरिजिनल देना होगा, ध्यान रखिएगा, यदि आप बेस्ट अप्रेंटिस या रनर अप अप्रेंटिस को सिलेक्ट किए थे तो अभी आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो कट ऑफ का पीडीएफ है इसमें ऑल यूनिट की कट ऑफ दी गई है। हम एग्जांपल के लिए हरिद्वार यूनिट की कट ऑफ को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें आपकी दी हुई है। यदि हम कट ऑफ की बात करें, सबसे पहला जो पेज है वहां पे आपको ट्रेड दिया हुआ है, यहां पर आपको ट्रेड मिल जाता है। ट्रेड के बाद में
यहाँ पर आपको वैकेंसीज मिल जाती है कि इस पर्टिकुलर ट्रेड की वैकेंसी कितनी है। जैसे कि यहाँ पर फिटर ट्रेड की जो टोटल वैकेंसी है वो 16 वैकेंसी है। यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 3 है, ओबीसी की 4 है, एससी की 5 है, एसटी की 2 है। इस प्रकार टोटल 30 वैकेंसी आपकी थी। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि यदि जनरल कैंडिडेट की बात करें, इनका जो कट ऑफ है वो 80.75 कट ऑफ गया है। यानी कि यदि आपके मार्क्स इससे ऊपर है तो आपका नाम जो है, आपका कॉल लेटर आपको दिखाई दे रहा होगा स्कोर कार्ड के पास में। कुछ कैंडिडेट का अभी जो है बोल रहे हैं कि कट ऑफ से ऊपर मार्क्स है, फिर भी उनका जो ज्वाइनिंग लेटर है यानी कि जो कॉल लेटर है फॉर अ ट्रेड टेस्ट वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए, थोड़ी देर में विजिबल हो जाएगा। कई सारे स्टूडेंट्स का मॉर्निंग में नहीं हो रहा था, उसके बाद में आ गया, नाइट में नहीं हो रहा था, तो आपको भी मिल जाएगा, उसमें पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे हर एक कट ऑफ दिया हुआ है, तो इससे यदि आपका स्कोर ज्यादा है तो आपको कट ऑफ मिल गया होगा, यानी कि आपका जो कॉल लेटर है ट्रेड टेस्ट के लिए वो आपको मिल गया होगा। अब देखिए, यदि हम लोग बात करें कि आप कट ऑफ के बिल्कुल नजदीक है तो कितना चांसेस है, या ऊपर मार्क्स है तो कितना चांसेस है, आप यहां पे इस तरीके से समझ के चलिए कि एक सीट पर 6 या 7 कैंडिडेट को कॉल किया है, समवेयर अराउंड 1:5 बोला है, लेकिन कैटेगरी वाइज यदि देखोगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैंडिडेट है, तो आप वहीं से अनुमान लगा सकते हो कि यदि आपका कट ऑफ के आसपास कहीं मार्क्स है तो थोड़े से जो चांसेस है वो कम है, यदि थोड़ा ऊपर है तो चांसेस बढ़ते जाएंगे आपके। तो उसी हिसाब से आप समझ सकते हो। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं लेके आ जाऊंगा जहां पे चीजों को समझेंगे। अब बात आती है स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट आपका किस प्रकार का रहेगा। देखिए, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट आपके ट्रेड से रिलेटेड रहेगा। जो भी आपकी ट्रेड है उस ट्रेड से रिलेटेड आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट रहेगा। इसके बारे में ट्रेड वाइज वीडियो मुझे सेपरेट बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली बीएचईएल में इन प्रैक्टिकली किस तरीके का जॉब आपके लिए बनाया गया है, जिससे कि आपको रॉ मटेरियल कैसा तैयार किया गया, तो आपको एक बेहतर आइडिया लग जाएगा कि क्या चीजें होने वाली हैं। तो अभी भी उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, 1 से 2 दिन का, लेकिन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ में मैं जरूर आपके लिए ये अपडेट ले आऊंगा, जिससे आपको एक हेल्प मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।